भगवान एक झूठ है जो कमजोर लोगों के लिए एक दिलासा बन गया है। धर्म भगवान की कल्पना बेचते हैं और ओशो साक्षात अस्तित्व की बात करते हैं। God is the greatest lie invented by man. भगवान, कल्ट लीडर या सेक्स गुरु, कौन था ये शख्स? बायो टेररिज्म की साजिश, FBI की रेड, इमिग्रेशन फ्रॉड, कल्ट चलाने और अंधविश्वास फैलाने के आरोप और कंट्रोवर्सीज का पिटारा उनकी पर्सनल सेक्रेटरी मां आनंदशीला। जब FBI ने ओशो को पकड़ा तो ओशो ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्या ये ओशो की कन्वीनियंस थी कि वो सभी चीजों को नकार रहे थे? मतलब गरीब लोगों का ईगो सड़क पर तोड़ें और खुद का ईगो रॉल्स रॉयस में पॉलिश करें, ये तो हिपोक्रेसी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि, यह है लॉजिकल आयाम और आज हम बात कर रहे हैं ओशो की असली कहानी की। पूरा वीडियो देखिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओशो की कहानी में अध्यात्म और विवाद एक ही रास्ते पर मिलते हैं। एक गुरु जो दुनिया को नो माइंड मेडिटेशन का रास्ता दिखाता है, लेकिन खुद ही अजीब सी दुनिया में फंस कर रह जाता है। क्या था ओशो की जिंदगी का सच? क्या वो भी काफी सारे बाबाओं की तरह ढोंगी कल्ट लीडर थे, या सबसे महान स्पिरिचुअल गुरु जिसने अपने विचारों से दुनिया को बदल कर रख दिया? आज हम जानेंगे ओशो की कहानी, उनकी अर्ली लाइफ, उनकी स्टोरीज, उनका स्पिरिचुअल सफर, उनकी फिलॉसफीज और उनकी कंट्रोवर्सीज, सभी कुछ। बचपन में एक छोटे से गांव का लड़का अपने डर को पार करने के लिए, मौत को करीब से देखने के लिए शमशान घाट जाता है और बाढ़ में उफनती नदियों में कूद जाता है। ये लड़का था चंद्रमोहन जैन, जिसे आगे चलकर दुनिया ओशो के नाम से जानती है, जिसने भारत से अमेरिका तक सभी के दिलों में राज किया, पर तो भी इतनी नफरत पाई। ओशो एक ऐसे गुरु थे जिसे कुछ लोग मिस्टिक मानते हैं, कुछ लोग सेक्स गुरु और कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ एक ढोंगी या कल्ट लीडर थे। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कछवाड़ा गांव में हुआ था। उनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था, यानी उनका परिवार जैन धर्म को मानता था। बचपन से ही चंद्रमोहन काफी जिद्दी, काफी रेबेलियस स्वभाव के थे। उनकी नानी बताती हैं कि बचपन से ही रजनीश, जो उनका बचपन का नाम था, शरारत और खतरे दोनों से ही प्रेम था। वो रात को देर से घर आते और दोस्तों के साथ मिलकर सोए हुए आदमियों को उनकी चारपाई उठाकर कुएं किनारे रख देते थे। जब गाँव में कोई डेथ होती तो छोटे रजनीश शमशान में जरूर पहुंचते। कहते हैं कि वो मौत को नजदीक से देखना चाहते थे। इतना ही नहीं, बारिशों में बाढ़ आती थी तो वो खुद बहते हुए पानी में, उफनती हुई नदियों में कूद पड़ते थे, बस ये जानने के लिए कि डर क्या होता है। इन्हीं हरकतों ने उनके परिवार को पहले डराया, पर बाद में धीरे धीरे सब समझ गए कि ये लड़का किसी और मिट्टी का बना हुआ है। ओशो अपने स्कूल के दिनों में भी बिल्कुल अलग नजर आए, बहुत तेज दिमाग और बेहद शरारती। कहते हैं कि कॉलेज में भी उनके प्रोफेसरों से उनकी कुछ खास बनी नहीं, क्योंकि वो सवाल पे सवाल करते रहते थे। इसी डिसरप्टिव बिहेवियर की वजह से उनको जबलपुर के हितकारनी कॉलेज से निकालकर दूसरे कॉलेज में भेज दिया गया था। 1950 के दशक में ही फिलॉसफी की पढ़ाई के दौरान ही ओशो ने अलग अलग धर्मों और उनके धर्म गुरुओं से मिलकर उनकी टीचिंग और उनकी टेक्निक्स को पढ़ना शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि खुद का स्पिरिचुअल अनुभव सबसे बड़ा होता है, ना कि किसी धर्म या बिलीफ सिस्टम को मानना। मानो मत, अगर जानना है तो जानने का पहला कदम है मानने से मुक्त हो जाना। ऐसा माना जाता है कि 21 साल की उम्र में, यानी अराउंड 1953 में ओशो को डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। खुद ओशो ने ही क्लेम किया कि एक रात मेडिटेशन के दौरान उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त कर लिया है। एक ऐसा अनुभव जिसमें उन्हें लगा कि उनकी आंतरिक चेतना में प्रकाश फैल गया है। इसके बाद उनकी जिंदगी का लक्ष्य और स्पष्ट हो गया, लोगों की समझ को चुनौती देना और लोगों को उनके अंदर की सच्चाई से जोड़ना। 1950 के अंत तक चंद्रमोहन ने MA इन फिलॉसफी कर लिया था और वो एक कॉलेज में प्रोफेसर भी बन गए थे, लेकिन उनका इनहेरेंट नेचर एकेडमिया के ट्रेडिशनल रूल्स से मैच नहीं करता था। 1966 में 9 साल पढ़ाने के बाद उन्होंने अपनी प्रोफेसर की नौकरी को छोड़ दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो गुरु के रूप में अपने विचार पूरे देश में फैलाएंगे। इस समय तक लोग उन्हें आचार्य रजनीश के नाम से जानने लग गए थे। 60 के दशक के अंत तक उन्होंने पुराने विचारों का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया था। वो भारत के शहर शहर घूमकर सभाएं करते, जहां वो सेक्स, धर्म और परंपराओं पर बहस छेड़ देते। उनकी बातें खुलकर होती थी, जहां वो सेक्स और खुशहाली को गलत नहीं मानते थे, और दूसरी तरफ वो खुलेआम घिसे पिटे धार्मिक विचारों की आलोचना भी करते थे। इसी समय उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि सेक्स भी आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में बढ़ने का पहला कदम हो सकता है। इसी वजह से कंजर्वेटिव लोग उन्हें सेक्स गुरु कहने लगे। Sex is the most significant force in you. It is your life force. It is from this energy that you come. It is this energy that keeps you running, alive. Call it elan vital. Call it life force. Because the word sex has become so condemned by the priests that even to use it, you feel as if you are doing something guilty. इतने खुली बातों और इतने खुले विचारों के होने की वजह से उनकी बातें हर कहीं होने लगी।
1969 तक बात इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके लेक्चर्स का नाम ही फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस रख दिया गया था, जिस पर बहुत हंगामा हुआ। जहां पारंपरिक धर्म गुरु सेक्स को त्याग और पाप से जोड़ते थे, वहीं ओशो ने सेक्स को एक पवित्र दर्जा दिया। उनका मानना था कि इंसान का पहला जीवन अनुभव जो उसे ईगो से परे ले जा सकता है वो है ऑर्गेज्म का अनुभव, क्योंकि उस पल मन सोच से खाली हो जाता है और व्यक्ति एक गहरे सुकून को महसूस करता है। इसलिए ओशो कहते थे कि यदि हम सेक्स को पूरी स्वीकार और समझ के साथ जिएं तो ये हमको ध्यान की ओर ले जा सकता है। लेकिन ओशो यहीं पर नहीं रुकते। वो कहते थे कि अगर इसी नो माइंड की स्थिति को हम बिना सेक्स के भी ला पाएं तो हम उसी एक्सटेसी को कंटिन्यूअसली जी सकते हैं। इन विचारों की वजह से ओशो को बहुत विरोध झेलना पड़ा। 1960 की इंडियन सोसाइटी के लिए ये विचार बहुत अपवित्र थे, मगर ओशो अपने स्टैंड पर कायम रहे। आज को हो सकता है कुछ लोग इन विचारों को एक्सेप्ट कर ले, पर उस समय के लिए उनके विचार काफी आगे थे। उन्होंने इस पर अपनी एक किताब भी पब्लिश की है, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, जिस पर देश की संसद तक में सवाल उठाए गए। फिर भी ओशो के सेक्स दर्शन का इम्पैक्ट ये हुआ कि बहुत से लोग, स्पेशली वेस्ट के लोग, उनकी ओर खींचे चले आए, जो अपने नेचुरल डिजायर्स को स्पिरिचुअलिटी से इंटीग्रेट करना चाहते थे। 1960 के दशक के मध्य तक रजनीश मेडिटेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज करने लग गए थे। उनकी एक खास टेक्निक थी डायनामिक मेडिटेशन, जिसे उन्होंने 1970 में फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया। इस मेडिटेशन का अंदाज बिल्कुल अलग था। शांत बैठने की जगह पहले 10 मिनट तक तीव्र सांसें लेना, फिर अगले फेज में जोर जोर से चिल्लाना, रोना, हंसना, जो भी इमोशन निकले, एक तरह से कैथारसिस, और फिर हु मंत्र चिल्लाते हुए उछलना, और अंत में अचानक शांत होकर बैठ जाना। इतना एनर्जेटिक मेडिटेशन ना उस समय तक किसी ने सुना ना देखा। रजनीश का मानना था कि आज के इंसान में इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा गहरा दबा हुआ पागलपन है कि शांत बैठने से कुछ नहीं होगा। उनको पहले पागलपन, मैडनेस बाहर निकालने दो, तभी असली शांति, साइलेंस अंदर उतरेगा। उनका कहना था मेडिटेशन इज विटनेसिंग, टू मेडिटेट मीन्स टू बिकम अ विटनेस। ओशो की कई मेडिटेशन टेक्निक्स, डायनेमिक, कुंडलिनी, नाद ब्रह्म, गौरी शंकर, सबका एम ये था कि पहले व्यक्ति को पूरी तरह से जगा देना और फिर उसे एक गहरी सन्नाटे की ओर ले जाना। ओशो ने कहा था कि स्पिरिचुअलिटी बोरिंग या सीरियस नहीं होती। उनका एक बहुत फेमस कोट है, लाइफ एक उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है, हर पल को सेलिब्रेट करो। ओशो के आश्रम में डांस, म्यूजिक और खुशियां एक नॉर्मल चीज थी, जिसने स्पिरिचुअलिटी के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को बदल कर रख दी। 1970 के आसपास रजनीश के पास काफी फॉलोअर्स इकट्ठा होने लग गए थे। खासकर शहरों के पढ़े लिखे लोग और विदेशों से काफी लोग उनके लेक्चर्स, उनके कैंप अटेंड करने आते थे। 1971 से 74 के बीच उन्होंने अपने फॉलोअर्स को नया नाम देना शुरू किया, सन्यासीस, और उन्हें केसर या ऑरेंज कपड़े पहनने को कहा। ट्रेडिशनल सन्यासीस जो दुनिया त्याग देते हैं के कॉन्सेप्ट को रजनीश ने उल्टा कर दिया। रहने को दुनिया में ही रहो, पर अंदर से डिटैच्ड रहो, यही उनका संदेश था। उनके फॉलोअर्स को लोग ऑरेंज पीपल भी कहने लगे उनके कपड़ों की वजह से। 1974 में महाराष्ट्र में पुणे में उन्होंने अपना पहला आश्रम स्टैब्लिश किया। यहाँ हर रोज सुबह शाम ओशो अपना सत्संग और डिस्कोर्स करने लग गए थे। अब तक उन्हें लोग भगवान श्री रजनीश के नाम से पुकारने लग गए थे। आश्रम का माहौल एकदम अलग था। यहाँ पर डायनामिक मेडिटेशन होता था। दिन भर थेरेपी ग्रुप्स चलते, जिसमें कभी कभी प्राइमल स्क्रीमिंग, इमोशनल रिलीज और इवन सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशंस तक होते थे। बाहर दुनिया के लिए ये सब बहुत शॉकिंग था, पर ओशो कहते थे कि ये सब इंसान को मुक्ति देने के तरीके हैं। पुणे आश्रम में वेस्ट से काफी लोग आए, जिसमें काफी सारे सेलिब्रिटीज और प्रोफेशनल्स भी थे। अब तक आश्रम काफी बड़ा हो चुका था और उसमें हजारों लोग रहने लग गए थे। धीरे धीरे इतना बड़ा आश्रम भी कम पड़ने लगा और भारत में उनके खिलाफ काफी विरोध के स्वर भी बढ़ने लगे। 1980 में पुणे आश्रम में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। एक हिंदू फंडामेंटलिस्ट व्यक्ति ने रजनीश को उनके प्रवचन के दौरान चाकू मारकर जान से मारने की कोशिश की। ओशो बच गए, पर यह साफ था कि अब भारत में उनकी जिंदगी आसान नहीं रहने वाली थी। उनके खिलाफ रेडिकल धर्मगुरु और सरकारी तत्व दोनों ही एक्टिव हो गए थे। उनकी ओपन सेक्स और ओपन स्पिरिचुअलिटी वाली अप्रोच सरकार को भी बहुत बेचैन कर रही थी। खुद रजनीश को भी काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रहे थे और शायद उन्हें भी एक ब्रेक की जरूरत थी। 1981 में रजनीश ने अचानक अनाउंस किया कि वो अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। उनकी एक खास मां आनंद शीला ने एक प्लान बनाया था। शीला सिर्फ 16 साल की उम्र से ओशो के साथ थी और अब उनकी पर्सनल सेक्रेटरी भी बन चुकी थी। जुलाई 1981 में
ओशो अपने 2000 डिसाइपल्स के साथ ओरेगन यूएसए पहुंच गए। वहां उन्होंने एक 100 स्क्वायर माइल का बड़ा सा रेंच खरीदा जिसका नाम रखा गया रैंचो रजनीश, और फिर उस जगह का ऑफिशियल सिटी नाम हुआ रजनीशपुरम, यानी एक सुनसान बंजर जमीन के टुकड़े पर ओशो के सपने का यूटोपिया शुरू हुआ। शहर बसाने की मुहिम शुरू हो गई। ओशो के चेलों ने रेगिस्तान में एक नई नगरी खड़ी कर दी। एक विशाल डैम बनाया गया, अपना खुद का एयरपोर्ट, खुद का पावर स्टेशन और 10,000 लोग बिठा सकें ऐसी मेडिटेशन हॉल की तैयारी शुरू कर दी गई। कुछ ही सालों में वहां अपनी पुलिस, अपना फूड सप्लाई, अपना स्कूल, सब कुछ एक सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी का रूप ले चुका था। ये अपने आप में इतिहास का एक बहुत अनोखा एक्सपेरिमेंट था। एक गुरु अपना खुद का एक शहर बसा रहा था, अमेरिका के बीचों बीच, अपने रूल्स के साथ। शुरुआत में बाहर के लोगों को ये पता नहीं था कि अंदर रजनीशपुरम में क्या हो रहा है। रजनीशपुरम के मेंबर्स, जिन्हें रजनीशीज या लोकल रेड पीपल बुलाते थे, अपने मजे में रह रहे थे। हर सुबह ओशो अपनी रोल्स रॉयस गाड़ी में बैठकर कम्यून की सड़कों पर ड्राइव के लिए निकलते और किनारे खड़े हजारों चेले तालियां बजाकर उनका स्वागत करते। इसे नाम दिया गया ड्राइव बाय दर्शन। थोड़े ही समय में ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस कार का बड़ा कलेक्शन हो गया था। ये सब गाड़ियां उन्हें उनके फॉलोअर्स ने डोनेट करी थी। ओशो खुद मजाक में कहते थे कि वेल्थ इज अ परफेक्ट मींस व्हिच कैन एनहांस पीपल इन एवरी वे, सो आई एम अ मटेरियलिस्टिक स्पिरिचुअलिस्ट। उनके हिसाब से आध्यात्मिक इंसान अगर अमीर है तो कोई पाप नहीं, बल्कि पैसा अच्छे काम और जीवन के आनंद को बढ़ा सकता है। ये बात ट्रेडिशनल सोच वालों को हजम नहीं हुई, पर ओशो अपनी पूरी दुनिया में मगन थे। लेकिन ये शांत अवस्था काफी समय तक टिक नहीं पाई। ओरेगन के लोकल लोग, खास तौर पर पास के छोटे टाउन एंटलोप के वासी, इस नए शहर से परेशान होने लग गए थे। उन्हें एक कल्ट सिटी, एक खतरा लगने लगा था। रजनीशीज के कपड़े, उनका व्यवहार, सब कुछ अलग था। धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगी। रजनीशपुरम लीगल तरह से इनकॉर्पोरेट तो हो चुका था, लेकिन ओरेगन की सरकार और पड़ोसी लोग नए नए कानूनी चैलेंजेस उन पर थ्रो करने लग गए थे। कभी लैंड यूज लॉ का इशू, कभी एनवायरमेंटल वायलेशन। हर बार रजनीश के लॉयर्स कोर्ट में जीत भी रहे थे, पर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ओशो अपने आप को हर तरह की परंपरा, हर प्रकार के संस्थागत विचारों और हर प्रकार के ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की खिलाफत करने वाला मानते थे। उन्होंने हमेशा एनकरेज किया कि हर व्यक्ति अपने आप के लिए सोचे, अपने आप से सोचे और भीड़ या अंधश्रद्धा को फॉलो ना करे। You should care only about one thing, that you are happy, that you are blissful, that you are silent, that you are at ease with existence. Don't bother about anybody, any religion, any society, any culture, any education. They are all strategies to create personalities out of individuals. My work is to undo their work and bring out the individual in its pure beauty. ओशो ने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की बहुत खिलाफत की। उनका मानना था कि आप जैसे ही किसी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी से भी इससे चिपक जाते हैं तो आपकी खोज मर जाती है। इसलिए वो कहते थे कि आई टीच रिलीजियसनेस नॉट रिलीजन, एक ऐसी धार्मिकता जो खुद के अनुभव से आए, ना कि किसी किताब से या डॉक्ट्राइन से। Religions don't have any reason to exist in the world. Yes, religiousness is a totally different affair. One can be religious without belonging to a religion. In fact, those who belong to any religion cannot be religious. They can be Christian, they can be Jewish, they can be Hindu, they can be Buddhist, but not religious. सबसे बड़ी बात जो ओशो बार बार दोहराते हैं वो थी फ्रीडम, आजादी, भीतरी भी और बाहरी भी, पर खास करके इनर फ्रीडम। उनके शब्द, द फ्रीडम टू डू एनीथिंग यू वांट टू डू इज नॉट द ट्रू फ्रीडम, माय विजन ऑफ फ्रीडम इज टू बी योरसेल्फ। यानी असली आजादी ये नहीं है कि कुछ भी मानकर बैठ जाया जाए, बल्कि यह है कि अपने असली स्वभाव को पहचान कर उसके अनुसार जिया जाए, बिना किसी डर के। उन्होंने इसलिए डबल स्टैंडर्ड्स, राजनीति, इंस्टीट्यूशन सबको क्रिटिसाइज किया, क्योंकि ये व्यक्ति की आजादी छीन लेते हैं। ओशो चाहते थे कि उनके फॉलोअर्स किसी भी कंडीशनिंग से बंधे ना रहें, उनके खुद के यानी ओशो के व्यक्तिगत ब्रह्मांड से भी नहीं। इसलिए उनके लास्ट वर्ड्स माने जाते हैं, नेवर बिलोंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। वो चाहते थे कि हर आदमी सोचे, समझे और अगर जरूरत पड़े तो रेबल करे एस्टैब्लिश्ड नॉर्म के खिलाफ, अपनी अंतरात्मा के लिए। उनकी रेबलियस अप्रोच का एक उदाहरण है कि जब 1984 में अचानक ओशो ने अपनी सभी पुरानी परंपराओं को, यानी माला पहनना, उनकी फोटो गले में लटकाना को बंद कर दिया और सन्यासी से कहा कि अब अपने कपड़ों का रंग भी फिक्स नहीं है, जो चाहे पहनो। ये एक तरह से उन्हीं के मोमेंट के रिचुअल्स को तोड़ना था, जिससे लोग ब्लाइंड फॉलोअर्स ना बन जाएं। यानी अपने अंत तक ओशो ने क्वेश्चन
एवरीथिंग वाला एटीट्यूड रखा। 1983-84 तक स्थिति एक तनाव का खलिहान बन चुकी थी। शीला, जो इस कम्यून को डे टू डे चलाती थी, अब मीडिया में एक फायर ब्रांड की तरह उभर रही थी। वो आसपास के लोगों को और लीडर्स को चिढ़ाने के लिए प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देती थी। इस तरह के एटीट्यूड से कॉन्फ्लिक्ट और झगड़े और बढ़ने लगे। रजनीशपुरम के लोगों ने ये तय किया कि अगर लोकल इलेक्शंस में अपने लोग बैठेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। 1984 में शीला ने शेयर होम कॉन्सेप्ट शुरू किया, जिसमें आसपास के होमलेस लोगों को बसों में भर भर कर रजनीशपुरम लाया गया और वहां पर उन्हें बसाया गया और कम्यून में उन्हें रहने दिया गया। प्लान ये था कि नए लोगों को वोट रजिस्टर करवा कर अपना वोट बैंक बढ़ाया जाए। कुछ टाइम तक तो ये चैरिटी चलती रही, बट कुछ ही समय बाद कुछ होमलेस लोग आश्रम के स्ट्रिक्ट रूल से तंग आ गए और कुछ मानसिक रूप से ठीक नहीं थे। जब वो वहां पर उत्पात मचाने लगे और उन्होंने कोऑपरेट करने से मना कर दिया, तो रजनीशपुरम के लोगों ने उन्हें उनकी वापस ओरिजिनल जगह पर भेजने की जगह आसपास की जगहों पर ही छोड़ दिया, जिससे लोकल पॉपुलेशन और ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि वहां पर होमलेस लोग बढ़ गए, भिखारी बढ़ गए। ये पूरा मामला वहां के लोकल मीडिया में बहुत उछाला गया और इस कांड की वजह से उन होमलेस लोगों ने ओशो पर $40 मिलियन का लॉ सूट ठोका कि उनका मिसयूज किया गया है। इस नाकामी के बाद शीला और भी एक्सट्रीम कदम उठाने पर उतर आई। सबसे खौफनाक था बायो टेररिज्म। 1984 के सितंबर में वास्को काउंटी, जिस काउंटी में रजनीशपुरम था, के इलेक्शन से पहले शीला के ग्रुप ने प्लान बनाया कि अगर पोलिंग से पहले लोकल गांव को बीमार कर दिया जाए तो वो वोट देने जाएंगे ही नहीं। इसके लिए उन्होंने सैल्मोनेला बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया। पहले काउंटी के 2 कमिश्नर्स जब रैंच विजिट पर आए तो उनके पानी में बैक्टीरिया मिलाकर उन्हें बीमार किया। फिर 1984 के फॉल में एंटलोप और डेल्स कस्बे के 10 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स के सैलेड बार, कॉफी क्रीमर्स वगैरह में रजनीशपुरम के लोगों ने सीक्रेटली सैल्मोनेला पॉइजन मिला दिया। नतीजा, लगभग 750 लोग फूड पॉइजनिंग से बीमार पड़ गए। यह यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा बायो टेररिज्म अटैक माना गया। अच्छी बात यह थी कि किसी की जान नहीं गई थी, पर तो भी हॉस्पिटल भर गए थे। प्लान ये था कि लोग बीमार पड़ेंगे, वो लोग वोट डालने नहीं जा पाएंगे और रजनीशपुरम वाला कैंडिडेट जीत जाएगा। पर हुआ ठीक इसका उल्टा। लोग इतना गुस्सा हो गए कि वो डबल संख्या में वोट देने गए और रजनीशपुरम कम्यून वाला कैंडिडेट हार गया। इसके बाद रजनीशपुरम के और काले चिट्ठे खुलने लगे। शीला के आसपास एक छोटा सा ग्रुप था जो कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। उन पर आरोप था कि उन्होंने आश्रम के अंदर विरोध को दबाने के लिए वायर टैपिंग की और जासूसी की। खुद ओशो तक के बेडरूम को सीक्रेटली टैप किया जा रहा था। शीला ने ओशो के एक पसंदीदा डॉक्टर तक को पॉइजन देने की कोशिश की, क्योंकि शीला को शक था कि वो ओशो को शीला के खिलाफ भड़का रहा था। इतना ही नहीं, बाद में पता चला कि रजनीशीज मेंबर ने ओरेगन के यूएस अटॉर्नी चार्ल्स टर्नर और स्टेट अटॉर्नी जनरल को भी मार डालने की असैसिनेशन प्लॉट बनाई थी। इस प्लान के तहत उन लोगों ने हथियार जमा किए और टर्नर की रेकी की। पर अच्छी बात यह हुई कि ये साजिश अधूरी रह गई और ये लोग पकड़े गए। 1985 के बीच तक ओशो खुद 3 साल के मौन व्रत के बाद बोलने लगे थे और उन्होंने सीधे मां शीला और उनके क्लोजेस्ट एड्स पर आरोप लगाया कि वो बिना उनकी जानकारी के ये सब क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे थे। ओशो ने एक पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शीला को क्रिमिनल माइंड तक कह दिया और उसको कम्यून से निकाल दिया। ये सुनते ही शीला और उसके छोटे मंडली के लोग सितंबर 1985 में रजनीशपुरम से भागकर यूरोप चले गए। पहले तो मामला इंटरनल पावर स्ट्रगल जैसा लगा, पर जल्दी ही यूएस अथॉरिटीज ने भी एक्शन तेजी से लेना शुरू कर दिया। एफबीआई ने कम्यून पर रेड करके ढेर सारे सबूत जमा किए, वायर टैप की रिकॉर्डिंग्स, पॉइजन वायल्स, इलीगल इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह। रजनीशपुरम का सपना अब बिखरने लगा था। अंत में वो भी दिन आ गया जिसको काफी लोग ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके थे। 28 अक्टूबर 1985 को रजनीश ने भी यूएस से निकलने की कोशिश की। जब शीला के निकलने के बाद हालात खराब हो गए थे तो ओशो एक चार्टर्ड प्लेन से काउंटी छोड़कर जा रहे थे, लेकिन एफबीआई ने उन्हें नॉर्थ कैरोलिना में पकड़ लिया। उन पर प्राइमरी चार्ज था इमिग्रेशन फ्रॉड, यानी जाली शादियों के थ्रू विदेशी शिष्यों को वीजा दिलाने का प्लान। ऊपर से उन पर यह भी संदेह था कि ओशो ने अपने वीजा कंडीशंस को तोड़ा है। ओशो को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उनके 7 दिनों के जेल के स्टे के दौरान बहुत ड्रामा हुआ। अलग अलग स्टेट्स ले जाया गया, कई बार सुनवाई हुई। आखिरकार 1985 नवंबर में ओशो ने प्ली बार्गेनिंग कर दिया, 2 इमिग्रेशन फेलनी चार्जेस को एक्सेप्ट करके। $4 लाख का फाइन भरने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। उन पर 5 साल का बैन लगा दिया गया और उन्हें यूएसए से भारत वापस डिपोर्ट कर दिया गया। ओशो प्लेन पकड़कर वापस तो आ गए, पर मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अगले 1 साल तक उनका जीवन एक साधु की तरह नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल फ्यूजिटिव की तरह बीता। जब अमेरिका ने उन्हें निकाल दिया तो ओशो ने सोचा किसी और देश में अपना ठिकाना बसाया जाए, पर यह मुमकिन नहीं था क्योंकि 21 अलग अलग देशों ने उन्हें अपने देश में घुसने से रिजेक्ट कर दिया। आखिरकार 1986 के मध्य में वो भारत वापस लौट आए।
थके हारे और अस्वस्थ। इंडिया में भी उनकी छवि पिछले कुछ सालों से डगमगाई हुई थी। फिर भी पुणे आश्रम में अपने कुछ कोर शिष्यों के साथ उन्होंने फिर से अपने प्रवचन शुरू किए। अब तक रजनीश ने अपना नाम ओशो रखने का फैसला कर लिया था, शायद बुद्धिस्ट वर्ड ओशनिक से इंस्पायर हो। उन्होंने कहा कि अब मुझे भगवान या गुरु कुछ मत कहो, सिर्फ ओशो कहो। ओशो के अंतिम साल शांतिपूर्ण तरीके से बीत रहे थे, पर उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। ओशो के विश्वास पत्र डॉक्टर बताते हैं कि ओशो को उनके यूएस प्रिजन के दौरान ही एक स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। इवन ओशो ने खुद अपने काफी सारे डिस्कोर्सेस में बताया है कि उन्हें यूएस में रोनाल्ड रीगन की सरकार ने स्लो पॉइजन दिया है। हालांकि ये इल्जाम पूरी तरह से कभी साबित नहीं किए जा सके। 19 जनवरी 1990 को पुणे आश्रम में ओशो का निधन हो गया, कारण हार्ट फेलियर। उनकी समाधि पर आज भी ये अल्फाज लिखे हैं, ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट अर्थ बिटवीन December 11, 1931 टू January 19, 1990। उनकी डेथ के बाद आश्रम का नाम ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट रखा गया, जहां हर साल 2 लाख से ज्यादा विजिटर्स आते हैं। स्वीकार कर लो, मौत है, होनी है, तो जब होनी है हो जाएगी, और हर्जा क्या है। कभी इस तरह सोचो, जन्म के पहले तो तुम नहीं थे, कोई तकलीफ थी, मौत के बाद तुम फिर नहीं हो जाओगे, तकलीफ क्या होनी। जैसे जन्म के पहले थे वैसी मौत के बाद फिर हो जाओगे। जो जन्म के पहले हालत थी वही मौत के बाद हालत हो जाएगी। ओशो का एक बहुत ही मशहूर कॉन्सेप्ट है ज़ोरबा द बुद्धा, जो उनके न्यू मैन की परिकल्पना को दर्शाता है। वो कहते थे कि पुराने जमाने में इंसान को हमेशा से 2 एक्सट्रीम में बांटा गया, या तो तू ज़ोरबा द ग्रीक की तरह होगा, जो केवल नाच गाना खाना पीने का आनंद लेने वाला मनुष्य है, सिंबॉलिक ऑफ मटेरियलिज्म, या तू बुद्ध की तरह वैराग्य में जीने वाला आध्यात्मिक पुरुष होगा। पर दोनों को अलग करने से इंसान आधा अधूरा रह जाता है। ओशो इस डायकॉटमी को खत्म करके एक नया सिंथेसिस प्रपोज करते हैं। आई टीच द मीटिंग ऑफ ज़ोरबा एंड बुद्धा, आई टीच ज़ोरबा द बुद्धा, अ न्यू सिंथेसिस। उनके लिए नया मानव वो होगा जो दुनिया की सबसे मस्ती और सुख, म्यूजिक, डांस, फूड, रिलेशनशिप, ज़ोरबा वाला लाइफ भी जिए, और साथ ही उसके अंदर बुद्ध की तरह गहरा साइलेंस और अवेयरनेस भी हो। ओशो का मानना था कि हमारे अंदर का ज़ोरबा यानी फिजिकल एंजॉयमेंट और बुद्ध का मिलन होना बहुत जरूरी है। मैन कैन बिकम एन ऑर्केस्ट्रा, ऑल दैट इज नीडेड इज टू क्रिएट अ हार्मनी विद इन। इस हार्मनी के लिए पुराने सब कंडीशनिंग को ब्रेक करना होगा, जो हमें बताती है कि शरीर अलग, आत्मा अलग। त्याग का अर्थ घर छोड़ के भाग जाना नहीं, न दुकान छोड़ के भाग जाना है। त्याग का अर्थ इतना ही है कि तुम जहां भी हो, जिस स्थिति में भी हो, उससे इतने ग्रसित मत हो जाना कि जब वो छीनी जाए तो तुम पीड़ा से भर जाओ। बस ज़ोरबा द बुद्धा का कॉन्सेप्ट उस समय तक बहुत रेवोल्यूशनरी था, आज भी है। ये ईस्ट और वेस्ट, भोग और योग का मेल है। ओशो इसे न्यू मैन का जन्म कहते हैं। उनका मानना था कि पुराना आदमी व्यक्ति विभाजित था, बीमार था, नए आदमी को हम खुलकर जीना सिखाएंगे। इस न्यू मैन का नाम दिया गया होमो न्यूवस। आज देखा जाए तो माइंडफुलनेस के साथ साथ वर्क लाइफ एंजॉय करने का जो ट्रेंड है, ये स्पिरिचुअल रिट्रीट्स जहां डांस म्यूजिक होता है, सब में कहीं ना कहीं ओशो के ज़ोरबा द बुद्धा की झलक मिलती है। ये कुछ मेन फिलोसफीज है, पर इसके अलावा ओशो की और भी बहुत सारी बातें हैं जिनसे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। ओशो की टीचिंग्स का असली एसेंस सिर्फ सेक्स और मेडिटेशन नहीं है। उनका दृष्टिकोण जीवन के हर पहलू को छू कर जाता है, चाहे वो डेथ हो, साइलेंस हो, मॉरलिटी या इवन पैराडॉक्सेस। अब बात करते हैं डार्क साइड ऑफ ओशो। जैसा हमने पूरे वीडियो में बताया है कि उनकी पूरी लाइफ कंट्रोवर्सीज, पैराडॉक्सेस से भरी हुई है, जिससे उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। कुछ कंट्रोवर्सीज जिसमें से काफी सारी रजनीशपुरम में हुई, उनकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बट ओशो से जुड़ी कुछ ऐसी डार्क बातें जिनको या तो लोग जान नहीं पाते या उनकी ज्यादा चर्चा नहीं करते, उसकी बात अब करते हैं। ओशो के आलोचक उन पर ब्रेन वॉशिंग करने का आरोप लगाते हैं। ओशो के फॉलोअर्स एक तरह के कपड़े क्यों पहनते थे, नाम क्यों बदल लेते थे, ओशो की फोटो गले में क्यों लटकाते थे, ये सब देखकर बाहर वालों को ओशो एक कल्ट लीडर की तरह नजर आते थे, जो लोगों की सोच पर काबू कर लेता है। कुछ पुराने फॉलोअर्स ने बाद में बताया भी कि आश्रम के अंदर हमें साइकोलॉजिकल टेक्निक से इन्फ्लुएंस किया जाता था। इसके जवाब में ओशो ने कहा कि वो सिर्फ इतना करते थे कि लोगों को उनकी कंडीशनिंग से तोड़ देते थे। इसके आगे उनकी मर्जी, चाहे वो रहें या वापस चले जाएं। एक समय ऐसा था जब ओशो ने कहा था कि मैं कोई धर्म नहीं सिखा रहा, मैं तो सिर्फ कॉन्शियसनेस जगाने आया हूँ। कई लोग सवाल कर सकते हैं कि ये कॉन्शियसनेस क्या रोल्स रॉयस में बैठकर ही आ सकती थी। इसके अलावा ओशो ने भी बहुत सा स्यूडो साइंस परपेचुएट किया है, जैसे आजकल के बाकी गुरुज करते हैं। ओशो ने भी कुछ हद तक इसी तरीके से हर चीज में साइंस को घुसाने का प्रयास किया था। उनके हर दूसरे लेक्चर में वो क्वांटम फिजिक्स का एग्जाम्पल दिया करते थे कि कॉन्शियसनेस मैटर को अफेक्ट करती है।
तुम ऑब्जर्व करते हो तो रियलिटी बदल जाती है। ये बात ऑब्जर्वर इफेक्ट से ली गई है, जो क्वांटम मैकेनिक्स का एक प्रिंसिपल है, लेकिन इसका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और जैसा हमने बताया कि वो पास्ट लाइफ और स्पिरिचुअल एनर्जी में भी बहुत विश्वास रखते थे। वो ये कहते थे कि पास्ट लाइफ की मेमोरीज जीन्स में स्पिरिचुअल लेवल पर स्टोर की जाती हैं, पर साइंटिफिकली इसका कोई एविडेंस नहीं है। इसके अलावा ओशो पर आरोप लगते रहे हैं कल्ट मेंटेलिटी और कंट्रोल के, क्योंकि ओशो ने कई बार कहा है कि सरेंडर करो, अपना ईगो छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन इस सरेंडर के बदले मिलता था टोटल कंट्रोल। अक्सर फॉलोअर्स अपना पैसा, करियर, फैमिली सब कुछ छोड़ देते थे और उसके बाद आती थी कम्यून की लीडर मां आनंदशीला, जिसे कम्यून के हिटलर के नाम से जाना जाता था। लोगों को रिकॉर्ड किया जाता, उन पर जासूसी की जाती और विरोधी स्वरों को दबा दिया जाता। तीसरे नंबर पर आता है सेक्सुअल फ्रीडम या मैनिपुलेशन। ओशो का मैसेज था सेक्स को रिप्रेस मत करो, इसे स्पिरिचुअल फ्रीडम बनाओ। लेकिन इस सेक्स पॉजिटिविटी के नाम पर ग्रुप सेक्स रिचुअल्स, इमोशनल मैनिपुलेशन और साइकोलॉजिकल कंट्रोल चालू था। कई लोगों के लिए लिबरेशन नहीं, मेंटल एक्सप्लॉयटेशन बन गया था। नंबर 4 पर है बायो टेररिज्म इन ओरेगन। जैसा हमने बात की कि 1980 के दशक में रजनीश के फॉलोअर्स ने ओरेगन में एक टाउन बना दिया था, जिसे रजनीशपुरम का नाम दिया गया, और इसी से एसोसिएटेड बायो टेररिज्म अटैक की बात भी हमने की थी कि मां आनंदशीला के इंस्ट्रक्शंस पर उनके फॉलोअर्स ने आसपास के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में सैल्मोनेला पॉइजनिंग कर दी थी, जिससे सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल्स भर गए थे। यानी एक स्पिरिचुअल गुरु के नाम पर बायोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा था। जब एफबीआई ने ओशो को पकड़ा तो ओशो ने कहा मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, ये सब शीला ने किया है। क्या ये ओशो की कन्वीनियंस थी कि इससे जुड़ी सभी चीजों को वो नकार रहे थे या अनभिज्ञ बन रहे थे? नंबर 5 पर आता है रोल्स रॉयस वाले बाबा। जैसे हम बाकी सारे बाबाओं को क्रिटिसाइज करते हैं, तो ओशो उससे परे तो नहीं हो सकते। ओशो एक तरफ कहते थे कि मटेरियलिज्म को छोड़ो, और दूसरी तरफ 93 रोल्स रॉयस का अंबार खड़ा कर लिया। वो ये भी कहते थे कि मैं पैसा नहीं चाहता, मैं तुम्हारा ईगो तोड़ना चाहता हूँ। मतलब गरीब लोगों का ईगो सड़क पर तोड़ें और खुद का ईगो रोल्स रॉयस में पॉलिश करें, ये तो हिपोक्रेसी है। नंबर 6 पर आता है मेंटल हेल्थ को दरकिनार कर देना। बहुत बार ओशो ने कहा है कि डिप्रेशन, एंजाइटी को सिर्फ मेडिटेशन से ही दूर करो, मेडिसिन की या मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स की कोई जरूरत नहीं है। ये एडवाइस बहुत ही खतरनाक है और किसी को सेल्फ हार्म या सुसाइड तक भी ले जा सकती है। मॉडर्न मेडिसिन को रिडिक्यूल करना और ये कहना कि मेडिसिन इज एन इल्यूजन, ये बहुत ही डेंजरस बात है। नंबर 7 पर है चेंजिंग मोरालिटी। ओशो का एक कॉन्सेप्ट था देयर इज नो मोरालिटी, ओनली अवेयरनेस। इसका मतलब कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम, तुम्हारा एक्ट कॉन्शियस है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं। ये एक तरह से हर चीज को जस्टिफाई करने वाली बात हो गई, इवन क्रिमिनल एक्ट्स को भी। ये बहुत ही डेंजरस है क्योंकि इसका मिसयूज करना बहुत आसान है। ओशो एक बेहतरीन स्पीकर थे, उन्होंने मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को एक नया अंदाज दिया, लेकिन इसी पर खड़ा करके अपना एम्पायर भी बनाया, जहां स्पिरिचुअलिटी और कंट्रोवर्सी दोनों साथ में हाथ में हाथ डाले घूमते रहते थे। इसमें कोई शक नहीं कि ओशो की टीचिंग्स ने अनेक लोगों को एम्पावर किया है, उन्हें काफी कुछ सिखाया है, लेकिन उनका डार्क साइड भी इतना ही पावरफुल है कि उसने अमेरिका और एफबीआई तक को हिला डाला। आज ओशो की लेगेसी पैराडॉक्सेस से भरी हुई है। एक और उनकी इमेज एक फ्लैम्बॉयंट रोल्स रॉयस वाले बाबा की है, जिसके कम्यून ने क्राइम किए, और दूसरी ओर उनकी गिनती होती है 20वीं सदी के प्रभावशाली स्पिरिचुअल टीचर्स में, जिनके विचार आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं। ओशो के कोट्स इंस्टाग्राम रील से लेकर हजारों वीडियोस, कई किताबों तक मिलते हैं। उनकी कही हुई बातें, उनकी टीचिंग्स न्यू एज स्पिरिचुअलिज्म का हिस्सा बन गई हैं। तो क्या थे ओशो? एक कल्ट जिसने अमेरिका को टेरराइज किया, या एक मिसअंडरस्टूड मिस्टिक? शायद दोनों ही अपनी अपनी जगह पर। एक तरफ ओशो के मूवमेंट ने ह्यूमन पोटेंशियल को अनलॉक किया, जिसे अनेक लोगों ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पाई। दूसरी तरफ इसी मूवमेंट की छाया में जो अनेक घृणित एक्शन हुए, ये हमें एक चेतावनी देता है, एक सबक देता है कि अगर किसी भी कम्यून को, किसी भी मूवमेंट को अगर ठीक से हैंडल नहीं किया जाए, तो वो एक गलत दिशा में भी जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने कोशिश की है एक न्यूट्रल, अनबायस्ड तरीके से ओशो की लाइफ, टीचिंग्स और डार्क साइड्स को समझने की। ना ही हमने इसमें ओशो की महिमा का बखान किया है, ना ही उनकी बदनामी। अंत में ओशो के ही शब्द, अवेक, सी व्हाट मैन हैज डन टू हिमसेल्फ, ईच पर्सन इज बोर्न टू बी अ बुद्धा। वो खुद चाहे जितने भी कंट्रोवर्शियल रहें, उनकी टीचिंग्स आज भी हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर करती है और करती रहेगी। उन्हें नींद से जगाने का, किसी एक इंसान को अपने असली पोटेंशियल पर पहुंचाने का काम करती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल। और अगर हमारे और वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल। सबको अपनी अपनी पड़ी, सत्य से किसी को लेना देना नहीं, और वह सत्य एक तुम्हारे भीतर छिपा है।
न वेद में है, न कुरान में, न बाइबल में।